Ken's philosophy. Basically, this topic is for all the people out there, not just for homeopaths. Like, what should be the highest idea of cure? Every patient, every individual, every one who has their close ones near them, they should know कि what is highest idea of cure. Like, this is not the matter of fact कि आप कितने बड़े डॉक्टर को जाके दिखा रहे हो, बट what matters is कि वो आपकी बीमारी को किस तरीके से ठीक कर रहा है. क्या जो सिम्टम आप लेके गए हो वो ठीक होने के बाद और बड़ी बीमारी आ रही है और आपको लग रहा है कि आप जिस सिम्टम के लिए गए थे वो सही हो गया, तो बस दिस इज योर क्योर एंड अब वही डॉक्टर आपका ये सिम्टम भी दूर कर देगा. व्हाट इज आइडियल क्योर? बेसिकली दैट्स व्हाट Ken sir has explained here. So for all the homeopaths out there, this lecture is a must for you guys, but all the laymen, please try to understand this lecture very carefully क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. सो या लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट ऑन द वीडियो. लेक्चर 2 द हाइस्ट आइडिया ऑफ क्योर, यही उसका नाम है. बेसिकली सेकेंड अफोरिज्म के ऊपर बेस्ड है जो कि हैनमन सर ने बताया है. आई विल रीड दिस अफोरिज्म आउट फॉर यू गाइज. द हाइस्ट आइडिया ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट restoration of health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principles. फिर पैराग्राफ 1 में हैनमन सर एक्चुअली यही जो अफोरिज्म है ना, इसी को छोटे छोटे टुकड़े में केन सर ने इलाबरेट किया है. ओके, सो पैराग्राफ 1 में केन सर ने बताया है कि हाइस्ट आइडिया ऑफ क्योर क्या है. सो बेसिकली द हाइस्ट आइडिया ऑफ क्योर इज नॉट टेम्पररी रिलीफ बट अ परफेक्ट परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. ओके, सो यही सर ने बताया है कि टेम्पररी रिलीफ नहीं होना चाहिए बट थिंग शुड बी परमानेंट. नाउ क्योर मीन्स क्या है? क्या डिसीज, रिमूवल ऑफ डिसीज को जड़ से हटाना, रिमूवल ऑफ डिसीज फ्रॉम इट्स रूट, रिस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स, बैलेंस, इक्विलिब्रियम में लाना. क्या पैलिएशन क्योर है? नहीं. सप्रेशन क्योर है? नहीं. ओके, पैलिएशन इज समथिंग कि टेम्पररी रिलीफ तो हो गया बट अगेन दैट डिसीज कम्स बैक. सप्रेशन इज समथिंग कि वो चीज़ ठीक हो गई बट एक नई चीज़ अपीयर होगी विच इज़ मोर वर्स देन द प्रीवियस थिंग. एग्जाम्पल, सपोज जॉइंट पेन था. ये मैं आपको बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ ऑल दो. जॉइंट पेन, रिमाटिज्म, हर घर में ये चीज़ आपने देखी ही होगी. दिस वॉज सप्रेस्ड, बेसिकली कोई क्रीम से या कुछ भी करके दिस वॉज सप्रेस्ड एंड नाउ द जॉइंट पेन इज क्योर्ड बट हार्ट रिमाटिज्म appears. Now when this patient will come to a homeopath, ये actually केन सर के बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, that's why I'm giving you this example. Then if the same person comes to a doctor, a good homeopathic doctor, what will he do कि वो उसे उसकी सिमिलिमम रेमेडी देगा और हमें पता है कि क्योर किस ऑर्डर में टेक प्लेस करता है. तो वही सब हम आगे देखेंगे कि जो उसका जॉइंट पेन होगा, अगर उसको हार्ट रिमाटिज्म ठीक करना पड़ेगा तो जॉइंट पेन वापस आएगा और फिर ये ठीक होगा. सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस बेसिकली. इसी को मैं और एलैबोरेटेड फॉर्म में एंड ईजी एग्जाम्पल्स के साथ भी एक्सप्लेन करूँगी, बट मुझे ये एग्जाम्पल था कि लेक्चर देते टाइम मैं बीच में ये भूल ना जाऊँ, तो दिस वन आई हैव एक्सप्लेन दिस, और यही एग्जाम्पल मैं लास्ट में वापस से आपको पूरे तरीके से क्लियर करूँगी. सो नाउ लेट पैराग्राफ 2 में क्योर क्या है ये हमने देख लिया. नाउ क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, राइट? अ ट्रू क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. रैपिड क्या होता है? विदाउट अननेसेसरी डिले, राइट? जेंटल क्या है? विदाउट एनी हार्म. परमानेंट क्या है? डिसीज शुडंट रिटर्न, डिसीज को वापस नहीं आना है. नाउ creation of new disease is not cure, this is suppression, right? Paragraph 3 cure acts on the vital force. cure कहाँ एक्ट कर रहा है? हमारी vital force में एक्ट कर रहा है. अगर
एक वाइटल फोर्स बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें कोई डिसीज़ नहीं है. बट if the vital force is unbalanced, तो उसमें डिसीज़ है कहीं ना कहीं. Now disease exists in vital force, not in an organ. डिसीज़ किसी ऑर्गन में इस्टेब्लिश नहीं है. डिसीज़ का है वाइटल फोर्स में. अब वाइटल फोर्स में कैसे है? एनी आइडिया? वेल, जब वाइटल फोर्स हमारा डिसबैलेंस होता है, हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन या हेल्थ की कंडीशन से ज़रा सा भी डेविएट होता है, तो हमारे बॉडी में सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, एंड वो ऑर्गन्स के ऊपर भी अपीयर होते हैं. सो इसलिए ऑर्गन तो बीमार है ही नहीं, वो बस उसका साइन एंड सिम्टम वाइटल फोर्स का बताने का जरिया है कि आई एम नॉट वेल, क्राई फॉर हेल्प है बेसिकली. ओके, सो वाइटल फोर्स क्या क्या गवर्न करता है? माइंड को, इमोशंस को एंड बॉडी को. ओके, नाउ आगे देखते हैं. मेडिसिन मस्ट बी डायनेमिक एज आर वाइटल फोर्स इज डायनेमिक. टू क्योर अ डिसीज डायनेमिक मेडिसिन इज नीडेड. हमारा वाइटल फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबको पता है ना. ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक, सेल्फ हीलिंग, बहुत सारी होती हैं, राइट. उसमें से एक डायनेमिक भी होती है. सो नाउ सिंस आर वाइटल फोर्स इज डायनेमिक, सो हम किसी मैकेनिकल मेडिसिन के थ्रू, हम किसी मैकेनिकल मेडिसिन के थ्रू डिसीज़ को क्योर नहीं कर सकते. डिसीज़ क्योर नहीं होगी इससे. हमें एक डायनेमिक मेडिसिन की नीड होगी. किस मेडिसिन की नीड होगी? डायनेमिक मेडिसिन की. फॉर व्हाट? टू क्योर अ डिसीज. सो द हाइस्ट आइडिया ऑफ प्योर रीज़न इज बेसिकली, जो केंट फिलोसफी में बताया गया है, कि जो वाइटल फोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमको पहले वाइटल फोर्स को, एक इंसान को बहुत अच्छे से डीपली समझना होगा. उसके माइंड को समझना होगा, उसके इमोशंस को समझना होगा, उसके फिजिकल सिम्टम्स को समझना होगा. इट्स नॉट लाइक कि पेशेंट आया, ही हैज़ पेन इन हिज शोल्डर फॉर लाइक वेरी लॉन्ग टाइम, एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर बेसिकली कंसर्न ऑफ द पेन, बट वी आर नॉट कंसर्न कि यार ये क्रॉनिक है, क्योंकि उसको बहुत टाइम से है, लाइक सालों का पेन है, वो सालों का पेन है, तो इट्स लाइक इतनी ईजली तो वो आया नहीं होगा. बहुत सारे कंडीशन से वो पर्सन गो थ्रू किया होगा, जिस वजह से वो यहाँ आके सेटल हो गया है. तो क्या ये बस पेन दूर करना उसके लिए क्योर होगा? आइए आगे देखते हैं. सो बेसिकली पैराग्राफ 4 में कैन सर क्लियरली सेज कि रिमूवल ऑफ सिम्टम अलोन इज डेंजरस. वेल, व्हाट डज दिस मीन? कि डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स डजंट मीन क्योर. ये आपको पढ़ के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्ररी लग रहा होगा कि जब हमने फॉर एग्जाम्पल 8 पढ़ा था, जहाँ पे ये बोला गया था कि रिमूवल ऑफ डिसीज इज रिमूवल ऑफ सिम्टम्स इज़ नॉट रिमूवल ऑफ डिसीज. यूफ्लेन का स्टेटमेंट था बेसिकली, एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था बाय होम्योपैथ्स. बट यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ के जज मत करिए, जो वो आगे कहना चाह रहे हैं उसको समझिए. व्हाट ही इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि व्हेन सिम्टम डिसअपियर्स रॉन्गली, जब सिम्टम्स रॉन्गली डिसअपियर हो रहे हैं, तो डिसीज प्रोग्रेस साइलेंटली. दिस अ वेरी deep line that I have just said. Please try to understand. When symptoms disappears wrongly, disease progresses silently. Okay. So suppression forces disease deeper. सप्रेशन अगर हो रहा है तो डिसीज जाहिर सी बात है और डीपर जाती है. दिस वी ऑल नो कि स्किन से लंग्स में, लंग्स से माइंड में, राइट. एंड आगे देखते हैं ट्रू क्योर कैसे फॉलो होता है. बेसिकली ये सबने पढ़ा होगा. इनसाइड, विद इन, आउटवर्ड, बेसिकली अंदर से बाहर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, रिवर्स ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स टू लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, राइट. रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जिस सीक्वेंस में डिसीज आई थी, स्किन, लंग्स, माइंड, माइंड, लंग्स, स्किन, ऐसे ठीक होगी. ओके.
So basically paragraph 4 में what line I have asked you to remember, I haven't written it, but you should remember कि अगर disease को पूरे तरीके से हटाना है, let's just come back to the previous line. When symptoms disappear strongly, disease progresses silently. Okay? So if you want a perfect cure, ये सारी चीज़ें follow होंगी, then only cure will takes place. Now paragraph 5 में कैंसर ऑब्वियसली फोकसेस कि भाई मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट रीस्टोर क्योर. ओके, सो माइंड इज द हाईएस्ट प्लेन ऑफ मैन, एवरीवन नोज दिस राइट. ट्रू क्योर इम्प्रूव्स इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी एंड विल पावर भी बढ़ाता है. ओके, क्योर डजंट मीन कि ओके यू हैव स्किन इरप्शंस, ये ठीक हो गया, दैट मीन्स आर यू क्योर्ड? नो. इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी और विल पावर भी पर्सन के अंदर आना चाहिए. इट डजेंट मीन कि ओके ये सब ठीक हो गया बट स्टिल वो चिड़चिड़ा घूम रहा है, नींद नहीं आ पा रही है ढंग से, टेंशन है दिमाग में. ओके, सो फिजिकल इम्प्रूवमेंट विदाउट मेंटल बैलेंस इज इनकम्प्लीट क्योर. ओके, सो मेंटल सिम्टम्स रिप्रेजेंट्स द इनरमोस्ट डिसऑर्डर. Now let's focus on the next slide. Okay, paragraph 6. Individualization is essential for cure. Everyone knows our homeopathy is based on individualization, right? Every person is different. So, similar remedy cures a disease. Okay? Not the disease names. हम सिमिलर रेमेडी से डिसीज़ को क्योर कर रहे हैं, ना कि जो डिसीज़ का नाम है उसको हम बेसिकली सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं. ना कि इसको मलेरिया है, इसको डेंगू है, हम नेम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करते हैं. आगे देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग शुड बी डन, दैट इज रेमेडी मस्ट वॉच. कि एक फिजिशियन को रेमेडी में मस्ट कीप एन आई वेदर वो सिमिलर है पेशेंट के सिम्टम से या नहीं. कैसे देखेंगे? मेंटल सिम्टम से भी, जनरल सिम्टम से भी, पर्टिकुलर सिम्टम से भी. सिर्फ एक मैच हो रहा है, दिस डजंट मीन्स कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिल गई है. ठीक है. सो बेसिकली जो वी ट्रीट द पेशेंट हु हैज़ द डिसीज, नॉट द डिसीज द पेशेंट हैज़. ओके, पेशेंट की डिसीज़ को ट्रीट करना हमारा काम है, ना कि डिसीज़ को जो पेशेंट में, नॉट द डिसीज़ द पेशेंट हैज़. पेशेंट को ठीक करना है. ओके, सो पैराग्राफ 7 सेज कि क्योर मीन्स नो न्यू डिसीज़ आफ्टर ट्रीटमेंट. कोई न्यू डिसीज़ ट्रीटमेंट के बाद नहीं आनी चाहिए. आफ्टर क्योर अगर नो रिलैप्स हो रहा है तो वो क्योर है, एंड अगर रिलैप्स होती है बेसिकली देन दैट इज पैलिएशन. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. नो है तो ऐसा कुछ नहीं है. नो ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज़, ड्रग देने के बाद कोई नई डिसीज़ नहीं आनी चाहिए. नो डिपेंडेंसी ऑफ मेडिसिन, जैसे शुगर की, बीपी की, लाइफ टाइम तक हमको मेडिसिन खानी है. दिस शुड समथिंग दैट शुड नॉट बी हैपनिंग. डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. एक कोर्स खत्म होने के बाद दैट शुड बी लाइक कम्प्लीटली डन कि बस हो गया. इफ न्यू ऑर्गन इज सफरिंग आफ्टर क्योर देन दिस इज सप्रेशन. ओके, नाउ ये चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि जो क्योर विल ओनली टेक्स प्लेस इफ कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स आर फॉलोड. अफोरिज्म में क्लियरली ये बोला गया था ना, ऑन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल. So basically, cure should be achieved by the method that the physicians can clearly understand, explain and apply. How? Logically. कैसे? Logically. If treatment creates another disease in men, तो वो क्योर नहीं होता है, हमें पता है. सो एक फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि यार वो किस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, कौन सी मेडिसिन दे रहा है, वो मेडिसिन कैसे काम करेगी, वो मेडिसिन उसको कब क्योर कर सकती है, क्या वो उसके लिए घातक है
ये फिजिशियन को सब कुछ उस पेशेंट के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, तभी एक ट्रू क्योर टेक प्लेस हो सकता है। अब जो सिमिलर रेमेडी और ये जो फिजिशियन और पेशेंट का कनेक्शन जो बनता है वो किस में बनता है, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में ही बनता है। बाकी सब तो भी लाइक कि ओ इसको मलेरिया है, इसको एनीमिया है, इसको ये है, इसको वो है, दवाई दिया, ख़त्म किया। आप भी एलोपैथ्स के पास जाते होगे, या नॉट जस्ट एलोपैथ्स बट आप भी मोस्टली किसी भी फिजिशियंस के पास जाते होगे, आपको 10 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देखता होगा। लाइक देखा, बीमारी पूछी, बस डन। बट अगर आप होम्योपैथ्स के पास जाते हो, आपका 1-1 घंटे केस टेकिंग होता है। सो ऑब्वियसली पेशेंट और फिजिशियन के बीच का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में डेवलप हो रहा है। इस वजह से एक फिजिशियन की ड्यूटी है कि वो एक पेशेंट को बहुत अच्छे से जाने, राइट। एंड एक बार वो कनेक्शन बिल्डअप होने के बाद वो उसकी सिमिलर रेमेडी बहुत ईजिली निकाल सकता है। सो गाइज दैट्स इट for this video. Thank you so much for watching it. Love you all, and for more such videos do follow Homeopathic Academy. एंड बाकी एक कैन फिलोसफी तो मैं आपकी डेफिनेटली पूरी करवा दूंगी विद इन लाइक जनवरी से पहले पहले।